बाबर ने बताया कि ये सब फिल्मी अदाकार हैं और फिर उसी रात वो तमाम फिल्मी अदाकार उसे मालेल वनीमत समझकर उस पर टूट पड़े थे। राबिया चिड़िया की तरह फड़फड़ा कर रह गई। बाबर की मोहब्बत का पोल खुल गया था। बाबर और उसके साथी उस वक्त तक राबिया को खिलौना समझकर उससे खेलते रहे। वो चौथी रात थी जब बाबर और उसका साथी राबिया को लेकर बड़ी अफरा तफरी में समनाबाद वाली उस कोठी से फरार हुआ था। राबिया को पता चला था कि पुलिस उस कोठी पर छापा मारने वाली थी और उन लोगों को किसी तरह पता चल गया और ये लोग राबिया को लेकर वहां से भाग निकले थे। समनाबाद से फरार होकर वो लोग मुगलपुरा के एक मकान में आ गए। 2 दिन बाद वहां से भी मुंतकिल हो गए। अब राबिया एक ऐसे आदमी के कब्जे में थी जो शक्ल ही से छटा हुआ बदमाश लगता था। उसकी उम्र 45 की लगभग थी। वो भी कई रोज तक राबिया को खिलौना समझकर उससे खेलता रहा। कुछ और लोग भी आकर दादो ऐश देते रहे और फिर राबिया पर यह सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि बाबर उसे 10,000 रुपए में उस शख्स के हाथ फरोख्त कर गया था। चांद रोज अंगूरी बाग में रखने के बाद राबिया को अचरे के बदमाश के हाथ 20,000 में फरोख्त कर दिया गया। राबिया तकरीबन 15 दिन अचरे थे एक मकान में मुख्तलिफ लोगों की हवस का निशाना बनती रही। फिर मजंग में रहने वाली रूबी नामी एक औरत ने उसे 25,000 रुपए में खरीद लिया। रूबी एक तवाइफ थी। वो खुद भी धंधा करती थी और बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करती थी। राबिया ने दूसरे दिन रूबी का मकान से भागने की कोशिश की मगर रूबी ने उसे गली ही में पकड़ दिया। राबिया ने शोर मचा दिया था। अगरचे रूबी के आदमी उसे पकड़कर दोबारा मकान में ले गए थे लेकिन बात लोगों की नजरों में आ गई थी और इस तरह थाने तक भी इतला पहुंच गई थी। इंस्पेक्टर ने अपने चंद आदमियों के साथ मकान पर छापा मारा। 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर जब मकान के बाहर निकला तो 5-6 आदमी मकान के सामने गली में जमा थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर से उस लड़की के बारे में दरियाफ्त किया तो इंस्पेक्टर ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई मामला नहीं, तुम लोग तो बात का बतंगड़ बना लेती हो। ये इनका घरेलू मामला है। लड़की इनके यहाँ मेहमान आई हुई है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। ये लोग इसे इलाज ही करके यहाँ लेकर आए हैं। ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने की वजह ही से वो बर्फ निकल गई थी। वो लोग हैरत से इंस्पेक्टर की तरफ देख रहे थे लेकिन दायरा कोई शख्स उसके मुकाबले पर नहीं आ सकता था। लेकिन उस रोज के बाद महल्ले के लोगों ने अक्सर उस इंस्पेक्टर को रात के वक्त सादा कपड़ों में रूबी के मकान में आते देखा था। और फिर यूं हुआ कि रूबी का एक गाहक राबिया को ले उड़ा। वो किसी जमींदार का बेटा था और राबिया उसे पसंद आ गई थी और वो उससे शादी करना चाहता था। रूबी ने उसे गुंडों के जरिए उस जमींदार ज़ादे को डराने धमकाने की कोशिश भी की थी लेकिन जमींदार ज़ादे ने धमकी दी थी कि वो राबिया को भूलकर खामोश बैठे रहे। बसूरत दीदर वो DIG से मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराएगा। इस तरह राबिया वाला मामला वहीं पर खत्म हो गया था। शारा को यह सब कुछ सोहेल से मालूम हुआ था। वो जमींदार राधा सोहेल का दोस्त था और वो उसका लेकर चंद घंटे उसके रेस्टोरेंट के ऊपर वाले कमरे में भी रहा था। राबिया ने रो रो पर अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। वो जमींदार दादा राबिया को लेकर चला गया था और इशारा को उससे पूरे किस्से का पता चला था। अब वो इंस्पेक्टर को उसी राबिया के हवाले से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम अपनी हद से बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे इशारे के बहू? इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। मैं तो अपनी हद में ही हूँ लेकिन तुम अपने इख्तियारात से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। शारे ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मुझे और भी बहुत सी कहानियां मालूम है लेकिन सिर्फ राबिया के एक किस्सा तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख कर सकता है। ना सिर्फ तुम्हारी नौकरी जाएगी बल्कि इस बात का भी 100% इम्कान है कि तुम्हारे यही मातहत ये मामूली कांस्टेबल जो थाने के हवालात में तुम पर छतरोर करके तुमसे बदीर मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। जरा सोचो उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी। इंस्पेक्टर ने उसे घूरा, तुम बहुत ज्यादा फैल रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें भी अभी और इसी वक्त बंद कर सकता हूँ। तुम चाहो तो अपना ये शौक भी पूरा कर सकते हो, शारिक ने कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं थानेदार साहब। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने वर्दी की आड़ ले रखी है। अगर देखा जाए तो तुम्हारा जुर्म वो इससे ज्यादा संगीन है। हम तो आम मुजरिम है। ऐसी सूरत में क्या ये बेहतर ना होगा कि हम एक दूसरे से ताबुल करें गैर मशरूत तौर पर बराबरी की बुनियाद पर? ठीक है शारिक बाबू, थानेदार ने गहरा सांस लेते हुए कहा, इस वक्त तुम बाजी जीत रहे हो लेकिन ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा दाव चल गया तो सारी चौकड़ी भूल जाओगे। मैं याद रखूंगा। वैसे मेरा मसला है कि बादशाह गुज्जर जैसे घटिया लोगों से दूर ही रहो। तुम उसकी वजह से मार खा जाओगे। दोस्ती रखनी है तो हम जैसे लोगों से रखो जो किसी आड़े वक्त में तुम्हारे काम भी आ सकते हैं। रुपए, पैसे और हर लिहाज से तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। वैसे एक बात तो बताओ, राजू को जानते हो? राजू? कौन राजू? थानेदार उछल पड़ा। तुमने 2-3 दिन से उस बेचारे को नजरबंद कर रखा है। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, और वो भी माजिद गुज्जर के कहने पर। छोड़ दो उस बेचारे को। तुम्हें कैसे पता चला कि राजू महज एक अंदाजा था? तुम्हारी इस जुमले ने तस्दीक कर दी, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। माजा गुज्जर जैसे लोग तुम्हें जलील करवाते रहेंगे। हमसे दोस्ती रखो, फायदे में रहोगे। राजू को बुलाओ, मैं उसे साथ लेकर जाना चाहता हूँ।
थानेदार के मुंह से बेचार गहरा सांस निकल गया। वो चंद में शारिक की तरफ देखता रहा, फिर एक कांस्टेबल को बुलाकर उसे राजू को लाने की हदायत थी। उसी लम्हे एक और कांस्टेबल दफ्तर में दाखिल हुआ। उसने पहले शारिक की तरफ देखा और फिर मेज के दूसरी तरफ जाकर थानेदार के कान में सरबोची करने लगा। मुझे मालूम है, तुम जाओ, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल राजू को लेकर आया। उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि 3 दिन तक उसकी अच्छी खासी खातर मदारत की गई थी। शुक्रिया इंस्पेक्टर, शारिक कहते उठकर खड़ा हो गया। इस ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मुझसे दोस्ती करके तुम घाटे में नहीं रहोगे। चलो राजा। उसने राजा को इशारा किया। वो दोनों थाने से बाहर आ गए। जब गाड़ी के करीब पहुंचे तो गामा शारिक के साथ राजू को देखकर चौंक गया। ओए राजू, तुम? गामे ने कहा। तुम सरकारी मेहमान बने हुए थे और मैं तुम्हें पता नहीं कहां कहां ढूंढता फिर रहा था। राजू भी पिछली सीट पर नौनका और गामे के साथ बैठ गया। शारिक ने स्टीयरिंग संभाल लिया और गाड़ी हरकत में आ गई। एक जगह शारिक ने गाड़ी रोक ली और समीना की तरफ देखते हुए बोला, शमीना, तुम राजू और गामे को लेकर इकबाल टाउन वाले मकान पर चली जाओ। मैं और नौनका चुगुर्जी क्वार्टर में फो कर आते हैं। देर हो जाए तो परेशान मत होना। वो तीनों कार से उतरकर करीब खड़ी हुई एक टैक्सी पर बैठ गए। टैक्सी रवाना होने के बाद शारिक भी कार को हरकत में ले आया। चुगुर्जी क्वार्टर तक पहुंचने में 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। शारिक को इस बात का भी बेचा था कि अगर समीना के बाप ने उसे देख लिया तो अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो सकता था। दूसरी तरफ ये खतरा भी था कि नौनखा पहचान ना लिया जाए। शारिक ने गाड़ी मैसर अली के क्वार्टर के दरवाजे के सामने रोकी। इस वक्त 9:30 बज रहे थे। गली में अंधेरा ही अंधेरा था। नौनका ने कार से उतरकर मकान के दरवाजे की घंटी बजा दी। सिर्फ 1 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। वो नासर अली की नौजवान भतीजी थी। नौनका को देखकर उसने सलाम किया और रास्ते से हट गई। नौनका अंदर चला गया। शारिक कार में बैठा रहा। उस पे कार की तमाम बत्तियां बुझा रखी थी। नौनका के अंदर जाने की कुछ देर तक अंदर से रोने धोने की आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर खामोशी छा गई। नौनका तकरीबन 1 घंटे के बाद बाहर आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो शारिक को लेकर क्वार्टर की पिछली तरफ से बैठक में आ गया। अंदर बहुत से मेहमान आए हुए थे। कलसूम बैठक में आ गई। शारिक ने पहले उसे तादियत की, फिर सूरत-ए-हाल दरियाफ्त करने लगा। कलसूम ने बताया कि कई रोज पहले रात के वक्त 2-3 आदमी आए थे। उन्होंने नासर अली को बाहर बुलाया और कार में डालकर ले गए। कलसूम आधी रात तक नासर का इंतजार करती रही, फिर पड़ोसियों को बुलाकर उसके बारे में बताया। दूसरे दिन भी नासर अली को तलाश किया जाता रहा। फिर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी गई, लेकिन नासर अली का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गया था और मिलाकर उसे पुलिस के जरिए उसकी मौत की इत्तला मिली थी। आपने पुलिस में नासर की गुमशुदगी की रिपोर्ट कब लिखवाई थी? शारिक ने पूछा। दूसरे दिन शाम को, कलसूम ने जवाब दिया। घंटी बजने पर उन्होंने जाकर दरवाजा खोला। कुछ देर दरवाजे बड़ी बातों की आवाज सुनाई देती रही। फिर नासर उनके साथ ही चले गए। मैं समझी कोई दोस्त होंगे जिनके साथ चले गए हैं, लेकिन आधी रात गुजर गई तो मैंने पड़ोसियों को जगाया। कॉलोनी ही में नासर के 1-2 दोस्तों के घरों में जाकर मालूम किया, लेकिन वो किसी के दर में नहीं थे। दूसरे दिन भी उन्हें तलाश करते रहे, मगर कहीं से कोई पता नहीं चला। तो शाम को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसका मतलब है कि आपने उन लोगों को नहीं देखा था जो नासर को बुलाने आए थे? शारिक ने पूछा। नहीं, तो बाहर ही नहीं गई थी, कलसूम ने जवाब दिया। जब बहुत देर गुजर गई तो मैंने बाहर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं दरवाजा भीड़ कर वापस आ गई। ठीक है कलसूम बहन, शारिक कहते हुए उठ गया। पुलिस भाई नासर के कातलों का सुराग नहीं लगा सकेगी और ना ही वो सुराग लगाना चाहेगी। कातलों का सुराग हम लगाएंगे, उन्हें आपके कदमों पर लाकर डालेंगे और फिर जो सजा आप तजवीज करेंगी उन्हें वही सजा दी जाएगी। क्या तुम उनके बारे में जानते हो? कलसूम जल्दी से बोली। तुम्हें मालूम है वो कौन लोग थे? पता चला रहेंगे, शारिक बोला। 2-3 दिन में उनका पता चल जाएगा। अच्छा कलसूम बहन, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा, मोनका ने कहा और वो दोनों कलसूम बहन को सबर की तलकीन करते हुए बैठक के दरवाजे से बाहर आ गए। वो दोनों बला के ऊपर से घूमकर गाड़ी में आ गए। मोनका पैसेंजर सीट पर बैठ के और शारिक ने स्टीयरिंग संभाल लिया। कुछ देर बाद उनकी कार कॉलोनी के गेट से निकल रही थी। सड़क पर इस वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन शारिक ने रफ्तार कम ही रखी थी। तुम्हारे ख्याल में वो कौन लोग हो सकते हैं शारिक बाबू? नौलखे ने पूछा। माजा गुजर या उसके आदमी के अलावा और कौन हो सकते हैं? शारिक ने जवाब दिया। तेरी माजे गुजर का नासर से क्या ताल्लुक है? नौलखे ने कहा। बाजा गुजर का समीना के बाप से भी कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो उनके घर भी पहुंच गया था। शारिक ने कहा। क्या मतलब? नौलखे ने उसे घूरा। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, शारिक ने कहा। बाजा गुजर बहुत खबीस आदमी है। उसके जिस्म में कोई बदरू खलूल कर गई है। उसने किसी तरह समीना के घर वालों के बारे में मालूम कर दिया था और फिर एक दिन वो उसके बाप के पास पहुंच गया था।
उसे हमदर्दी जिताकर ये कहा था कि समीना मेरे कब्जे में है और यह कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश हूँ। बाजे गुज्जर ने समीना के बाप को ये लालच दिया था कि अगर वो इन लोगों से ताउन करे तो समीना का पता चलाया जा सकता है। समीना के बाप ही से उसे पता चला होगा कि समीना ने वो रात नासर अली के घर में गुजारी थी। उसे ये भी पता चल गया था कि समीना को वहां लाने वाला नौ लखा यानी तुम थे। उसे ये यकीन हो गया होगा कि नासर अली से तुम्हारा कोई रिश्ता जरूर है और नासर अली तुम्हारे ठिकाने के बारे में जानता होगा। वो तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना चाहता था और तुम्हारे बारे में मालूम करने के लिए उसने नासर अली को अगवा किया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। जब तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका तो उसे मारकर लाश नहर में फेंक दी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नौलखा ने दांत कुचाते हुए कहा। उसे हाथ लग जाने दो, फिर देखो उसका क्या हासिल करता हूँ, शारिक ने कहा। छोड़गी क्वार्टर से निकलने के बाद वो सीधा ग्वाल मंडी पहुंच गए। हसरे मामूली चौक पर खासी रौनक थी। मौलवी अमीर की चाय की दुकान के सामने भी फुटपाथ पर सारे बेंच भरे हुए थे। मौलवी अमीर खुद अपने काउंटर के पीछे खड़ा था और दो मुलाजिम लड़के ग्राहकों को चाय दे रहे थे। शारिक ने गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ रोकी थी। उसने गाड़ी के अंदर बत्तियां बुझा दी थी और इंजन भी बंद कर दिया था। वो कुछ देर तक मौलवी अमीर की चाय की दुकान की तरफ देखता रहा, फिर एक लड़के को आवाज देकर करीब बुला लिया। मौलवी अमीर ने यह लड़का गालबन दिया मुनादिम रखा था और दायरा वो शारिक को नहीं पहचानता था। जी बाबूजी, लड़के ने करीब आकर सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। दो चाय लेता रहो, अच्छी सी बलाई वाली, शारिक ने कहा। अभी लाया जी। लड़का तेजी से वापस चला गया। लड़के ने उम्मीद से जाकर चाय करी कहा, साथ उसने कार की तरफ इशारा भी किया था। मौलवी अमीर ने कार की तरफ देखा, मगर वो कार में अंधेरा होने की वजह से शारिक को नहीं देख सका। वैसे भी शारिक का रुख इस वक्त नौलखा की तरफ था। कुछ देर बाद लड़का 2 कप चाय ले आया। ऊपर मोटी बलाई तैन रही थी। शारिक ने एक कप लेकर नौलखा के हाथ में थमा दिया और एक कप खुद ले लिया। इस वक्त भी वो मौलवी हमीद की तरफ से रुख मोड़े बैठा था। वो दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें करते रहे। चाय पीने के बाद शारिक ने एक बार फिर लड़के को आवाज देकर बुला लिया। दोनों गाड़ी कप उसके हवाले की और 50 का नोट लड़के की हाथ में थमाते हुए घूमा। वो काउंटर के पीछे मौलवी खड़ा है ना, उससे कहना बाकी पैसे खुद लेकर आए। अच्छा जी, लड़का कहते हुए चला गया। लड़के ने जब मौलवी हमीद को 50 का नोट देते हुए शारिक की बात कही तो मौलवी हमीद ने चौंक कर कार की तरफ देखा। उसने 50 का नोट पेटी में रखा और बाकी पैसे लेकर दुकान से निकलकर कार की तरफ आ गया। शारिक का रुख इस वक्त भी दूसरी तरफ था, लेकिन शारिक ने जैसे ही सीट पर रुख बदला, मौलवी हमीद छौंक गया। शारिक बहू, तुम कब वापस आए? कल आया था, शारिक ने जवाब दिया। तो धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो ठीक है, लेकिन बाजा गुजर बुरी तरह से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मौलवी हमीद ने कहा। उसे यह नहीं पता कि तुम शहर से बाहर गए हुए हो, क्योंकि तुम चौक के सामने नहीं आ रहे और वो भी शेर हो गए। राजू 3 दिन से गायब है और शायद उसी के कब्जे में है। उसने गामे के पीछे भी पुलिस को लगा दिया है। राजू भी मिल गया है और पुलिस ने भी गामे का पीछा छोड़ दिया है, शारिक ने कहा। क्या वाकई? मौलवी अमीर चौंक गया। हाँ, हम इस वक्त दोनों को घर भेज कर आए हैं, शारिक ने जवाब दिया। माजी गुज्जर का कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा शारिक बाबू, मौलवी हमीद ने कहा। उसका एक आदमी हर वक्त यहाँ मौजूद रहता है। माजा तुम्हारी तलाश में पागल हो रहा है और इस वक्त भी उसका कोई ना कोई आदमी यहाँ मौजूद होगा। मैं यहीं खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आकर मुझे बताओ कि वो कौन है। बल्कि यूं करो कि तकरीबन 10 मिनट बाद 2 चाय और भेज देना। दूसरे लड़के की हाथ से बता देना कि वो इस आदमी की निशानदेही कर दे। आगे मैं निमट लूंगा, शारिक ने कहा। मौलवी हमीद वापस चला गया। जाते हुए वो इधर उधर देख रहा था। ठीक 10 मिनट बाद उसने दूसरे लड़के के हाथ चाय के 2 कप भेज दिए। पान के खोखे के परली तरफ 2 आदमी खड़े हैं। उनमें जिसने काले कपड़े पहन रखे हैं वही आदमी है। लड़के ने चाय के कप शारिक की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यह लड़का मौलवी हमीद का पुराना मुदादिम था। वो शारिक को अच्छी तरह पहचानता था। ठीक है, थोड़ी देर बाद आकर कप ले जाना, शारिक ने कहा। लड़के भी जाने के बाद वो दोनों चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद शारिक ने दूसरे लड़के को बुलाकर खाली कप उसके हवाले कर दिए और नौलखा की तरफ देखने लगा। नौलखा कार से उतर गया और इधर उधर देखे बगैर पान के सिगरेट के खोखे के करीब पहुंचकर उसने जेब में हाथ डालकर 50 का नोट निकाला और गोल्ड लीफ का पैकेट खरीद कर बाकी पैसे जेब में रखते हुए काले कपड़ों वाले की तरफ देखने लगा। उसने काला कुर्ता और काला लाचा पहना हुआ था। सर पर गुंडों की तरह मफलर लिपटा हुआ था। उसकी अपनी रंगत भी काली थी और काले लिबास की वजह से वो कोई बदना ही लगता था। उसने भी नौलखा की तरफ देखा लेकिन तवज्जो नहीं दी। वो यकीनन नौलखा को नहीं पहचानता था। पहलवान जी, नौलखा उसकी तरफ देखते हुए बोला। यहाँ से बांसू वाले बाजार का रास्ता किस तरफ निकलता है? काले कपड़े वाले ने हाथ उठाकर एक तरफ इशारा किया और उसे रास्ता समझाने लगा। यार मैं तो परदेसी हूँ, मेरे ड्राइवर को जरा समझा दे। नौलखा ने कार की तरफ इशारा किया। काले कपड़े वाला उसके साथ कार की तरफ आ गया और फिर खिड़की पर झुककर जैसे वो कुछ कहने लगा, सिर के सामने शारिक को देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया। खामोशी से पिछली सीट पर बैठ जाओ,
वरना तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। नौलखा के हल्क से विराट सी निकली। उस शख्स से मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। उसने कोई मुदामत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। नौलखा ने भी उसके साथ ही बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। शारिक फौरन ही गाड़ी को हरकत में ले आया। मोनिका ने बड़ी फूर्ती से उस शख्स का लिबास थपथपाकर कमीज के नीचे छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया था। हाँ, अब बता रास्ता, किस तरफ जाना है हमें? मोनिका ने पिस्तौल उसके पहलू से लगाते हुए कहा। मैं समझा नहीं, तुम लोग कौन हो और मुझे इस तरह धोखे से क्यों पकड़ा है? वो शख्स खौफजदा लहजे में बोला। धोखेबाज जो तेरा गुरु है माजा गुज्जर है, नौलखे ने कहा। चोरों की तरह छुप छुप कर वारदातें करता है। हम तो खरे आदमी है, देख ले तुझे किस तरह बड़े बाजार से उठा लाए। इसमें धोखे मारी बात तो कोई नहीं ना हुई। बहुत सी आदमियों ने हमें देखा है, मगर तुम लोग हो कौन, मुझे इस तरह पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो? वो शख्स बोला। पहले अपना नाम तो बता के बात करने में आसानी रहे, नौलखे ने कहा। मेरा नाम शोका है, मेरा मतलब है शौकत। घर वाले मुझे बचपन में प्यार से शोका कहा करते थे, अब यही नाम मशहूर है। उस शख्स ने कहा। चलो कोई बात नहीं, अब भी तुम्हें प्यार से शोका ही पुकारेंगे, लेकिन पहले यह बता कि इसमें गोली जोली भी है या नहीं? नौलखा कहते हुए पिस्तौल को उलट पलट कर देखने लगा। मैगजीन भरा हुआ है, अभी तक कोई गोली इस्तेमाल नहीं हुई। शोके ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम इस्तेमाल कर लेंगे। नौलखा ने पिस्तौल जेब में डालते हुए कहा। हाँ तो शोके पहलवान, क्या काम धंधा करते हो और तुम इस वक्त यहाँ खड़े क्या कर रहे थे? ऊंची दरवाजे पर मेरी पतंगों की दुकान है, इस वक्त यहाँ दोस्तों से मिलने के लिए आ गया था। दुकान बंद करके कभी कभी घूमने फिरने को दिल चाहता है ना? शोके ने कहा। क्यों नहीं, नौलखे ने सारी लाते हुए कहा। आलम तुम्हें घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। अच्छा ये बताओ, मुझे जानते हो? जी नहीं, पहले कभी नहीं देखा, शोके ने जवाब दिया। इस बंदे को जानते हो जो ये गाड़ी चला रहा है? नौलखे ने इशारे की तरफ इशारा किया। नहीं जी, शोका अकला गया। हम छोटे लोगों को इतने बड़े लोगों से कैसे कोई ताल्लुक हो सकता है? मैंने ये नहीं पूछा कि इसे तुम्हारी दोस्ती है या नहीं, नौलखे ने कहा। वैसे अच्छी बात है कि इंसान को हमेशा अपनी औकात में ही रहना चाहिए। वैसे ये बताओ शोके पहलवान कि माजा गुज्जर के कब से काम कर रहे हो? माजा गुज्जर? शोका फिर अकला गया। मैं किसी माजे को नहीं जानता। बात सुनो ए शोके, नौलखे ने एक हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। मेरा नाम नौलखा है और ये जो बंदा गाड़ी चला रहा है ना, इसका नाम शारिक है। वही यार जिसकी तलाश में माजे गुज्जर ने तुम्हारी ड्यूटी लगा रखी है। सच कहता हूँ, मैं किसी माजे को नहीं जानता, मैं तो अपने दोस्तों से मिलने आया था, शोके ने कहा। ये ऐसे नहीं मानेगा शारिक बाबू, नौलखे ने शारिक की तरफ इशारा किया। हवेली की तरफ ले चलो, मैं और शोका पहलवान रात वहीं रहेंगे, लेकिन रास्ते में किसी दुकान से कढ़ाई गोश्त या बाल्टी गोश्त किस्म की कोई चीज ले लेना। मेहमान को साथ लेकर जा रहे हैं, इसे भूखा तो नहीं मारना। शारिक ने जो आप देने की बजाय गर्दन हिला दी और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद एक रेस्टोरेंट के सामने उसने गाड़ी रोक ली। रेस्टोरेंट के आगे कढ़ाई गोश्त का स्टॉल बना हुआ था। शारिक ने इंजन बंद कर दिया और उन दोनों को गाड़ी में छोड़कर नीचे उतर गया। वो तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आया। उसने प्लास्टिक का एक फूला हुआ थैला अगली सीट पर रख लिया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो मुल्तान रोड पर निकल आए। यह रास्ता देख लेगा नौलखे, शारिक ने नौलखा को मुखातिब करते हुए कहा। क्या फर्क पड़ता है शारिक बाबू, इसे कौन सा वापस आना है? नौलखे ने जवाब दिया। शोका उसकी बात सुनकर कांप उठा, उसका चेहरा एकदम धुआं हो गया। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है जी, मैं सच कहता हूँ, मैं किसी माजे गुज्जर को नहीं जानता। मेरी तो पतंगों की दुकान है जी। पिस्तौल जेब में क्यों लिए फिरते हो? नौलखा के हल से राहड़ निकली। ऐसे ही जी, शोके ने जवाब दिया। 2-3 दिन पहले एक दोस्त ने तोहफा दिया था, मैंने तोहफा समझ कर रख लिया, तो फिर आज हम भी एक तुम्हें तोहफा देंगे। नौलखा ने बैरी के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तो इसकी मोड़ के करीब पहुंच चुकी थी। चौक पर ज्यादा रश नहीं था, चंद ही दुकानें खुली हुई थी। सामने तांगा आ जाने की वजह से शारिक को कार की रफ्तार कम कर लेना पड़ी। शोका शायद किसी ऐसे मौके का मुंतजिर था। उसने अचानक ही अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। सड़क पर गिरने से उसे चोट जरूर आई होगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बचाओ बचाओ का शोर मचाता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। शारिक बुरी तरह चौंक गया। उसने एकदम ब्रेक पर पैर रख दिया, लेकिन नौलखा कार रुकने से पहले ही छलांग लगा चुका था। वो गिरते गिरते बचा और दूसरे ही लम्हे उसने संभल कर शोके के पीछे दौड़ लगा दी। शोका बचाओ बचाओ का शोर बचाता हुआ सड़क पार करके एक रेस्टोरेंट में घुस गया। उनका बारी बरकब जिस्म का मालिक था, लेकिन वो भी हैरत अंगेज तौर पर तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ शोके के पीछे रेस्टोरेंट में घुस गया। शोका गॉलबर रेस्टोरेंट के अकबी दरवाजे से पिछली गली में निकलना चाहता था, मगर बदहवासी में किचन में घुस गया। नौलखा भी उसके पीछे ही था। उसने अंदर घुसते ही शोके को पकड़ने की कोशिश की, मगर शोका मुजाहमत पर उतर आया। उस धिंगा मुश्ती में किचन के बर्तन दड़दड़ा कर गिरने लगे। किचन में काम करने वाले दोनों आदमी डरकर भाग गए। शोके ने भी एक बार फिर भागने की कोशिश की, मगर इस मर्तबा नौलखे उसे छाप लिया और 2-4 घूंसे उसकी गर्दन और पसीनों पर टिका दिए।
शोकाबू इतना चीख रहा था, होटल का मालिक और 3-4 ग्राहक दौड़ते हुए वहां पहुंच गए, मगर वो सब दरवाजे ही में रुक गए। अंदर घुसने की कोशिश किसी ने नहीं की। क्या बात है भाई, ये क्या हो रहा है और कौन हो तुम लोग? होटल का मालिक चीखा। मुझे बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ, ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। शोका चीखा। क्या बात है पहलवान जी, क्यों मार रहे हो बेचारे को? क्या किया इसने? किचन के दरवाजे पर खड़े हुए एक आदमी ने पूछा। वो कोई ग्राहक था। नौकर है हमारा, 9 लखे ने जवाब दिया। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।